नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव खत्म होते ही शासन ने जारी करी नई कोविड कर्फ्यू गाइडलाइन। प्रदेश में समाप्त किया गया नाइट कर्फ्यू। संजय गुप्ता का मदन कौशिक पर हमला, बोले जिस हांडी में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। हरीश रावत के दावे पर सीएम धामी का पलटवार, कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कल माघ पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई डुबकी। चंपावत भोजन माता विवाद में हाईकोर्ट ने अभिभावक संघ अध्यक्ष सहित 5 अन्य की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। नतीजों से पहले बीजेपी में घमासान, भीतर घातियों ने कैलाश गहतोड़ी की भी उड़ाई नींद। पतंजलि योग ग्राम की फर्जी वेबसाइट बनाकर बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज। कोरोना संक्रमण को कम होता देख उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार गिरावट की ओर है। इसके बाद राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ प्रतिबंधों को जारी रखते हुए अधिकतर मामलों में छूट दी है। दरअसल 15 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाअधिवक्ता SN बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि अभी प्रदेश में महामारी पर कंट्रोल है। सभी लोग सामाजिक दूरी और मास्क का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। ऐसे में 16 फरवरी को सरकार ने इस मामले में छूट को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान हो चुका है। मतदान के 2 दिन बाद 16 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सचिवालय में अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने रूटीन कामकाज को निपटाया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ रही है। वहीं हरीश रावत के सीएम बनने के दावे पर उन्होंने कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं बन रही है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस में कोई भी उनके सीएम होने का विरोध नहीं करता है। इस पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हरीश रावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। हरीश रावत जी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उनकी सरकार कहीं नहीं आ रही है। सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की आ रही है और प्रचंड बहुमत की आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव वही चल रहा है और कम से कम 5 फेज वहाँ पर बचे। आपको प्रचार के लिए क्या वहाँ पे कहा गया पार्टी? नहीं, वो पार्टी का जैसा आदेश होगा। सर एक खास सवाल, एक जो विवाद चल रहा है खासतौर पर अभी हरिद्वार में, चंपावत में, जो अपने अंदर खाने भीतरा घात की बातें आ रही, पार्टी के नेता और सवाल उठा रहे, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी हमारे प्रत्याशी हों चाहे हमारे पदाधिकारी हों, सभी लोग संयम बरतेंगे और कहीं ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात है। पूरे संगठन के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, सबने, हमारे बूथ अध्यक्षों ने, पन्ना प्रमुखों ने, सभी पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबने मिलकर बहुत उत्साह से चुनाव लड़ा है। हम जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सभी लोग संयम भी बरतेंगे और मैं समझता हूँ छोटी बातें हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। जी कह रहे सरकार हम बनाएंगे और मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। मुख्यमंत्री मैं बनूंगा वरना चलिए देखिए, तो अब उनका अपना मामला है, लेकिन सरकार अभी। हरीश रावत के घर बैठने वाले बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हरीश रावत के बयान को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल बयान है जो हर एक आम आदमी को समझ आता है। एक व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा का सांसद रह चुका हो, वो घर कैसे बैठ सकता है? घर बैठने वाली बात हरदा ने ऐसे ही कह दी थी, वो घर बैठने वाली व्यक्ति नहीं है। है कि माननीय रावत जी के बयान को बहुत ज़्यादा राजनीतिक चश्मे से देखा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल बयान है जो हर एक आम आदमी के भी समझ में आता है। एक व्यक्ति जो लोकसभा का सांसद रहा हो, राज्यसभा का सांसद रहा हो, यहाँ प्रदेश के मुखिया के तौर पर रहा हो, उसके पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। वो घर बैठने वाली बात तो खैर हरदा ने ऐसे ही कह दी, लेकिन घर बैठने वाले व्यक्तियों में से वो है ही नहीं। वो जब 2 सीटों से विधानसभा चुनाव हारे और 1 लोकसभा चुनाव हारे, वो तब घर नहीं बैठे, तो अब क्या घर बैठेंगे? उनका वो तो पर्यायवाची हैं जिजीविषा के, वो तो पर्यायवाची हैं कांग्रेस पार्टी के। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से गिने जाने वाले हरीश रावत आज सारे सर्वे रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की रेस में सत्तारूढ़ दल के नेताओं को भी पीछे छोड़ चुके हैं। सारी जनता की चाहत हरीश रावत हैं। ऐसे में उन्होंने सच ही तो कहा कि मुखिया रहने के बाद अब मुझसे कैसे
अपेक्षा की जा सकती है कि मैं किसी के अंडर में काम करूंगा, लेकिन अपनी विधानसभा लाल कुआं की जनता के प्रति उनका पूरा समर्पण रहेगा। उन लोगों से जो उनके दावे और वायदे हैं वो पूरा करेंगे, ऐसा मुझे हरदा पर पूरा विश्वास है। उत्तराखंड के जन सरोकारों के लिए हरदा लड़ते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये 5वां चुनाव है जो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है प्रदेश के अंदर, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी अधिकार सबसे पहला उन्हीं का बनता है। माघ पूर्णिमा के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि इस दिन स्वयं नारायण हरि विष्णु भगवान मां गंगा में विराजते हैं। ऐसे में इस दिन मां गंगा में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि इस दिन स्वयं नारायण हरि विष्णु भगवान मां गंगा में विराजते हैं। ऐसे में इस दिन मां गंगा में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इस मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और लोगों ने मां गंगा में स्नान कर कई धार्मिक आयोजन किए। इस मौके पर बाजारों में भी रौनक दिखाई दी। हालांकि स्नान के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोविड को लेकर कोई विशेष गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी, लेकिन हर की पैड़ी समेत तमाम घाटों पर पुलिस ने लोगों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है। स्नान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन देवता लोग भी मानव रूप में इस गंगा में स्नान करते हैं। और एक ऐसी भी मान्यता, अब काम करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी, आपके धर्म। लक्सर विधायक संजय गुप्ता के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में विरोधी स्वर चौतरफा सुनाई पड़ रहे हैं, चाहे वो काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा हो, चाहे वो चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी हो या वो रायपुर विधायक उमेश शर्मा का हो। सभी लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि हमारे ही नेताओं ने हमें हराने की पूरी कोशिश की है। वीडियो जो वायरल हुआ है वो केवल एक वानगी है, उसके बाद तो विरोधी स्वर चौतरफा सुनाई पड़ रहे हैं। चाहे वो चीमा जी हों काशीपुर के, चाहे वो गहतोड़ी जी हों, चाहे वो काऊ हों, चाहे वो दूसरे लोग हैं, सभी लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि हमारे ही नेताओं ने हमें हराने की पूरी कोशिश की। अब ये अलग बात है कि संजय गुप्ता ने सीधे प्रहार जो है प्रदेश अध्यक्ष पे कर दिया। अब आप सोचिए कि प्रदेश अध्यक्ष की ही यदि अपने दल के प्रति निष्ठा नहीं है तो बाकी कार्यकर्ताओं के बारे में कहने को क्या रह जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के जीआईसी सूखी ढांग में भोजन माता के द्वारा अभिभावक संघ के अध्यक्ष सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति RC खुलबे की एकल पीठ में हुई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अभिभावक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार सहित 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार और 5 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक और मुकदमा निरस्त करने की याचिका पेश की थी। भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता ने एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर जुबानी हमला किया है। विधायक ने मदन कौशिक को लेकर कहा कि ऐसा व्यक्ति जो जिस हांडी में खाता है उसी में छेद करता है, उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखाना चाहिए। साथ ही उनकी संपत्ति और आय के स्रोतों की जांच कराने की मांग की है। आपको बता दें कि चुनाव के दिन लक्सर भाजपा प्रत्याशी संजय गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए उनको गद्दार बोला था। वहीं एक बार फिर संजय गुप्ता ने मदन कौशिक पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं का अपार समर्थन मुझे मिला है, लेकिन मैंने देखा है कि मदन कौशिक ने बसपा से अपनी दोस्ती निभाई है। वह दोस्ती मुझे जगह जगह देखने को मिली है। जनता और कार्यकर्ता का अपार समर्थन मुझे मिला है, लेकिन जो मैंने देखा है मदन ने बसपा के साथ अपनी दोस्ती निभाई है और वो जगह जगह देखने को मिली है।
मैं पार्टी हाईकमान से मांग करता हूँ, हाथ जोड़कर, शीश नवाकर, कि ऐसे व्यक्ति को जो जिस हांडी में खाता हो उसी में छेद करता हो, उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। मदन कौशिक ने मंगलौर में स्लोटर हाउस की अनुमति दी थी। क्या यही हमारा चरित्र है? दूसरे, ये एक मामूली दूध बेचने वाला था, आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इसके पास है, मदन कौशिक के पास। हाँ, और ये आपने देखा होगा इमली खेड़ा में भी सैकड़ों बीघे में कॉलेज बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? जनता को जवाब इससे पूछना चाहिए। नहीं, ये राजनीति सेवा का माध्यम होना चाहिए, ये व्यापार का माध्यम मानता है। तो सीधे सीधे यहाँ लक्सर सीट पर बसपा प्रत्याशी शहजाद को सपोर्ट कर रहे थे मदन कौशिक। हाँ, निश्चित रूप, मैंने देखा है तब बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोलता मैं कभी। प्रदेश के किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई है? मैं पार्टी का, संगठन का संस्कारित कार्यकर्ता हूँ और ये मेरी वेदना है। रामनगर के बैलपड़ाव क्षेत्र में तेज गति से आते हुए टैंकर ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला और अधेड़ को सुशीला तिवारी रेफर किया गया। आपको बता दें कि कल सुबह बैलपड़ाव पेट्रोल पंप के पास एक तेज गति से आते हुए टैंकर और बाइक में सवार 3 लोगों की भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से रामनगर लाया गया, जिसमें से एक युवक अपनी बाइक से हल्द्वानी से रामनगर की तरफ आ रहा था। आपको बता दें कि एक युवक अपनी बाइक से हल्द्वानी से रामनगर की तरफ आ रहा था, जिसको तेज गति से आते हुए टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां विजय कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं एक महिला और वृद्ध पुरुष जो बाइक में सवार थे, उनकी हालत गंभीर होने पर उनको सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए बैलपड़ाव चौकी इंचार्ज बृजलाल ने बताया कि टैंकर को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और मुख्यमंत्री धामी को यूनिफॉर्म सिविल कोड की पड़ी है। केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन उसको भाजपा छू तक नहीं पाई। और जो NOC की रिपोर्ट आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि उत्तराखंड महंगाई के मामले में सभी राज्यों से आगे है। तो ऐसे में जब 10 मार्च को कांग्रेस सरकार बनेगी तभी निजात मिल पाएगी। इसीलिए तो यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ करने वाले हैं जनता। इस बार जो हमने बूथों में जाकर लोगों से बात की तो उनका प्रमुख मुद्दा यही था, उनको महंगाई से निजात चाहिए थी। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और मुख्यमंत्री धामी को पड़ी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। सबसे बड़ा मुद्दा केवल उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन उसको छू तक नहीं पाई भाजपा। और आज इतना बड़ा खुलासा जो ये रिपोर्ट आई है NSO की, वो अपने आप में चौंकाने वाली है कि उत्तराखंड सभी राज्यों में सबसे अग्रणी स्थान पर है महंगाई के मामले में। तो ऐसे में मुझे लगता है अब कांग्रेस की सरकार जब 10 मार्च को बनेगी तभी निजात मिल पाएगी। हमने कहा है हम 500 से ऊपर सिलेंडर को जाने नहीं देंगे। तमाम और चीज़ों पर भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ राज्य का अधिकार क्षेत्र है वहाँ लोगों को राहत दी जाए। बुधवार को सीओ मसूरी द्वारा कोतवाली मसूरी का अर्धवार्षिक निरीक्षण करते हुए मालखाना, मालों की स्थिति, शस्त्रों का निरीक्षण और गुणवत्ता की जांच, अभिलेखों का रखरखाव, थाना भवन, बैरक, मेस, थाना परिसर में खड़े वाहनों और CCTNS की कार्यप्रणाली, रखरखाव, पंजीकरण और साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मातहतों को अनुशासन में रखकर कार्यवाही करने, थाना अभिलेखों और अधिक साफ सफाई के साथ अभिलेखीकरण, लंबित विवेचनाओं और थाने पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निर्धारित अवधि में जांच कर कार्यवाही करने और निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 1 वर्ष से लंबित विवेचनाओं के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान के संबंध में संबंधित विवेचकों से वर्तमान स्थिति ज्ञात कर विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए भी आदेशित किया गया। इसके बाद थाने में कर्मचारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही ड्यूटी और चेकिंग के दौरान आमजन मानस के साथ शालीनता से पेश आने और पीड़ितों की 100% मदद करने के लिए निर्देशित किया गया। कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण है। हर 6 माह के बाद निरीक्षण होता है, वैसे 3 माह के बाद भी निरीक्षण होता है। तो चुनाव की वजह से हमारा थोड़ा निरीक्षण लेट हो गया। निरीक्षण में यही है कि जो भी कमी पेशी रहती है, जैसे भवन हो गया, भवनों में क्या मरम्मत कार्य होना है, क्या क्या सामान रिक्वायर्ड है, तो उसको हम लोग बारीकी से देखते हैं और फिर इसमें जो भी आगे फर्दर हमारे स्तर से जो भी पॉसिबल है हम वो पत्राचार करके उन कमियों को पूरा करते हैं।
आपदा प्रबंधन क्योंकि मसूरी में जो है बेसिकली सीज़न के टाइम पे कई बार इस तरह की सूचनाएं आती हैं डिज़ास्टर वाली कि कहीं गाड़ी गिर गई है या कहीं कोई व्यक्ति गिर गया है, तो हमें रेस्क्यू के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास ज़्यादातर सामान सभी मौजूद है। अभी हम उसको एक बार से रिव्यू करके दोबारा लिस्ट बनाएंगे और हमें जो आने वाले सीज़न में कोई सामान अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा आपदा के लिए तो वो हम उसकी भी डिमांड उसमें करेंगे। यातायात को लेकर के हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि हमारे जो एसपी ट्रैफिक हैं वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो उन्होंने इसमें हम लोगों को निर्देशित किया हुआ है और क्योंकि मैं इसमें मसूरी भी हूँ तो हम लोग इसमें ये देख रहे हैं कि जो हमारे आने वाले टूरिस्ट हैं उनको भी असुविधा ना हो और किस तरह से जो हमारा लोकल आदमी है उसको भी असुविधा ना हो, तो किस तरह से हम डाइवर्ट करके और पार्किंग ज़्यादा से ज़्यादा चिन्हित करके किस तरह से यातायात को सुचारू बनाया जा सकता है। तो हम आने वाले 15-20 दिन में इसको अपनी जो नया प्लान है रूट प्लान उसको फाइनलाइज कर लेंगे और जो हमारा सीज़न आ रहा है तो उसमें उम्मीद है कि हमारे यात्रियों को और हमारे लोकल्स को कोई असुविधा ना हो। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के अंदर से खटपट की खबरें सामने आने लगी है। बीजेपी के कई प्रत्याशियों को अपनी हार का डर सता रहा है। बीजेपी के कई प्रत्याशियों और विधायकों ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर चुनाव में भीतरघात का आरोप लगाया है। प्रत्याशियों के इन आरोपों से पार्टी भी असहज दिख रही है। दरअसल सबसे पहले लक्सर से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को गद्दार बताया था। उन्होंने कहा था कि मदन कौशिक ने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया है और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश की है। इसके अलावा काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा ने कुछ नेताओं पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा ने चुनाव लड़ा है। उन्होंने पार्टी से गद्दारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं तीसरे नंबर पर चंपावत से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी ने इसी तरह का आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया है। हालांकि लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने जो आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाए हैं उनको लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल किया गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। इसके ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत बड़ी पार्टी है ये और इसमें कुछ लोग जो है क्योंकि चुनाव के दौर में उन्हें बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें कुछ लोग अंदर आए भी, लेकिन उनने और उनकी टीम ने काम अच्छा नहीं किया। कुल मिलाकर के काफ़ी वो रही हमारे साथ, लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया। बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको भी सद्बुद्धि मिले और हम इस बात को अपने फोरम में जरूर रखेंगे, पार्टी फोरम में ना, कि ऐसा हुआ है और उनको एविडेंस के साथ रखेंगे, उदाहरण के साथ रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं अपने वर्ग के संगठन का, हमको टिकट दिया, आज जनता का स्नेह मिला है और ये वास्तव में 10 तारीख को आप देखेंगे कि तो विशाल जन समर्थन के रूप में आपके सामने आएगा। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग ग्राम में ऑनलाइन बुकिंग और इलाज के नाम पर कुछ वेबसाइट के जरिए फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। ऐसे में अब पतंजलि योगपीठ की शिकायत पर सिटकुल थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक लोगों को इन फर्जी वेबसाइट के जरिए ईमेल भी किया जा रहा था, जिसमें योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के फोटो भी विज्ञापन के तौर पर लगाए गए थे। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट और योग ग्राम के अधिकृत अमरीश कुमार निवासी ग्राम औरंगाबाद ने थाना सिटकुल को इस मामले की लिखित शिकायत दी है। पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि योग ग्राम के नाम से फर्जी वेबसाइटों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही इन वेबसाइटों से योग ग्राम में इलाज और कमरा बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अमरीश कुमार का कहना है कि फर्जी वेबसाइट से योग ग्राम की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जो आर्थिक और वाणिज्यिक लाभ प्रतिष्ठान को मिलना चाहिए उसको भी उक्त आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी से हड़पा जा रहा है। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद पार्टी उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली। एक महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा भले ही आगामी 10 मार्च को आना है, लेकिन जीत के लिए गुना भाग शुरू हो गया है। वहीं चुनावी गणित के साथ साथ पार्टी के गद्दारों के खिलाफ भी कार्रवाई के स्वर मुखर हो गए हैं। आपको बता दें कि काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में चुनाव के दौरान पार्टी की खिलाफत करने वालों को गद्दारों की संज्ञा दे डाली। काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने काशीपुर में भाजपा के भीतर गद्दार नेताओं के होने की बात कहकर तूफान मचा दिया है। मेरे द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वो मेरे भाई, वो मेरी बहनों का, भाइयों का, साथियों का, सहयोगियों का, जिन्होंने
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए बीजेपी को वोट किया है, उनका आभार व्यक्त करना मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी और मैंने आज आभार व्यक्त करने के लिए ही ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आज वार्ता के लिए यहाँ पर बुलाया है। अगली वार्ता कब होने जा रही है? अब अगली वार्ता तो 10 तारीख के बाद ही होगी 10 के बाद होगी। विधायक जी, चुनाव में कुछ लोग ऐसे रहे जिन्होंने जो है विश्वासघात किया है, वो हर बार ही मतलब सामने आते रहे हैं, तो इस बार वो मतलब पार्टी को कहीं ना कहीं कितना नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं वो लोग? नहीं, हर बार ही कोई ऐसा नहीं है कि जो आदमी एक बार विरोध करता है दूसरी बार। हमारा विरोध नहीं है। कुछ इस बार कुछ पार्टी के गद्दारों ने पार्टी का विरोध किया है। उन्होंने अपना पार्टी के प्रति जो उनका धर्म था वो नहीं निभाया, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, पार्टी के नाम को नुकसान पहुंचा है। और इससे मैं ये समझता हूं कि पार्टी को उनके नामों का उनका सब पता है, इसलिए पार्टी जो भी उचित निर्णय उनके प्रति लेगी वो पार्टी के ऊपर है। मांग करते हैं आप? मांग करेंगे, पार्टी से मांग करेंगे उनके खिलाफ एक्शन की? मांग क्या आप जो है जब चुनाव भी लड़े हैं जो आपके पुत्र? नहीं, जो आदमी गद्दारी करेगा उसके प्रति तो एक्शन होना ही चाहिए। अगर इस तरीके से पार्टी फिर एक्शन कोई नहीं करेगी तो आगे ये परंपरा बढ़ जाएगी जो पार्टी हित में नहीं रहेगी। इसलिए जो गद्दार दिखाई दे रहे हैं, सामने पता लग रहा है कि उन्होंने पार्टी का ओपन होकर के विरोध किया है, तो उनको तो कुछ ना कुछ पार्टी को उनके प्रति सोचना ही पड़ेगा। भैया जी, चुनाव संपन्न हो गया है, फाइट किससे ज़्यादा आपको देखने को मिली? फाइट हमारे 2002 से लेके आज तक 4 चुनाव मैंने लड़े हैं, जिससे मेरी फाइट रही है उसी से 5वीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर जनता को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने को लेकर मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर रितेंद्र सिंह को सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। इस मौके पर बर्फबारी के दौरान प्रसव से पीड़ित महिला का इलाज करने वाली हेड नर्स एल्विना फ्रांसिस और उनकी टीम को अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी बरतने के लिए फूल मालाओं और शॉल देकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी निष्ठा से काम करें तो उसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा। देखिए, जो जनता बार बार मुझे सेवा का मौका देती है तो उसके प्रति मेरी जिम्मेदारी पहले, अगर आपने देखा होगा कि मैं कल भी कैंट हॉस्पिटल के दौरे पर था, उसके बाद मैं कुछ बीमार लोगों को देखने हॉस्पिटल गया, आज मैं बस्ती हॉस्पिटल का मुआयना करने यहाँ पर आया हूँ। और मैं अपने प्रयासों से यहाँ पर पर्याप्त डॉक्टर यहाँ पर हैं, हमारे सीएमएस बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं, सारे डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। आई सर्जन नहीं था, आई सर्जन यहाँ पर आ गया है, डेंटल सर्जन यहाँ पर है, डेंटल एक्सरे यहाँ पर हो रहे हैं, सीटी स्कैन की मशीन शीघ्र चालू होने वाली है ताकि हमारे गरीब लोगों को सीटी स्कैन के लिए देहरादून न जाना पड़े। तो सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर रोज करवा दी हैं। एक जाइनेकोलॉजिस्ट ने मुझसे एक थोड़ा सा शिकायत तो क्या कहूँ से एक सलाह दी कि हमारी जो ओटी चालू नहीं होनी पा रही है, जिसकी वजह से ऑपरेशन केसेस को नीचे भेजना पड़ता है। मैंने अभी सीएमओ से यहाँ से बात की है, हम 15-20 के अंदर ओटी को भी चालू करवा देंगे ताकि हमें यहाँ से पेशेंट्स को नीचे नहीं भेजना पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। और एक विषय बार बार आता है कि सेंट मेरी में ओपीडी का, वहाँ पर ओपीडी चल रही है, डॉक्टर क्योंकि नीचे बैठता है, किसी को जानकारी नहीं है। मैंने सीएमएस से कहा कि बाकायदा ऊपर बोर्ड लगाएं, क्योंकि ऊपर ग्रासी बिल्डिंग घोषित किया हुआ है, डॉक्टर नीचे बैठता है, ओपीडी बाकायदा जो है चल रही है। मिलिट्री स्टाफ की यहाँ पर कमी है, अभी हमने सीएमओ से बात की है, एनएचएम के माध्यम से जो पैरामिलिट्री स्टाफ है यहाँ पर भेजा जाएगा और स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नहीं होनी जाएगी। ये मेरा दायित्व भी है, इसको मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। जितना स्टाफ है उसको अच्छे पूरा किया जाएगा। ऐसे में आपने सम्मानित भी करा है एक हेड नर्स? नहीं, देखिए उस दिन बर्फ़ पड़ी हुई थी, एक डिलीवरी केस यहाँ पर था और डॉक्टर क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई थी गाड़ी जा नहीं सकती थी, एक सीनियर यहाँ पर सिस्टर ने एल्विना ने यहाँ पर डिलीवरी कराई
और क्योंकि उस हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए थे जबकि वो धरोटी की थी, और आज मैंने उनको सम्मानित किया कि ऐसे अच्छे काम के लिए कोई भी कर्मचारी उसको प्रोत्साहित करो। मैंने उस समय जब मुझे पेटवाल जी ने बुलवाया हॉस्पिटल में, फ़ोन करा कि आप आ जाइएगा और एक प्रसव है, तो मैंने किसी को नहीं देखा, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, और अंदर गई। मुझे बस उस समय दिल दिमाग में यही था कि मुझे उसकी जान बचानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे हमारी नियुक्ति है, जो मेरा पेशा है कि हमने ये मानवता की सेवा करनी है। तो बाकी मेरे सहयोगी जो थे उन्होंने भी मेरा साथ दिया, उनकी वजह से भी मुझे हौसला मिला, और मैंने ये फिर बच्चा उल्टा था, पहला उल्टा बच्चा करवाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और ऊपर वाले की कृपा से नॉर्मल कर दिया। रिस्क भी था, रिस्क लिया? बिल्कुल रिस्क था। मिकोनियम स्टेन जैसे कि बच्चे ने अंदर लैट्रिन कर रखी थी। ऑपरेशन, पहला बच्चा नॉर्मल में ज़्यादातर ऑपरेशन का ही होता है, पर मैंने नॉर्मल कर दिया। क्या मानते हैं, आप सम्मानित हुए हैं तो कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और मैं तो अपने साथियों को भी यही कहूँगी कि अपना जिस पेशे में हमारी नियुक्ति हो रखी है उस काम को ईमानदारी से करिए, और समय मत देखिए। जब समय ज़्यादा देना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना दिल से काम करिए जब भी करोगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।